राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय दोस्तों देखेंगे। और ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है, पाठ पहला। और स्टडी आईक्यू के पास जो है इसके सारे राइट है, क्योंकि ये क्रक्स है उनका। और मैंने इसे डाउनलोड किया है और मैं अब इसे पढ़ूंगा या आपको समझाऊंगा, या मैं खुद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा मैं चल के मान के चलूंगा। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, तो देख लेंगे किस तरह परिचय है। इस अध्याय में हम देखेंगे राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में क्या अध्ययन हम करते हैं, अभ्यास के लिए राजनीतिक सिद्धांत कितना मतलब क्या लाना है इसमें, हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इस सारी बातों का हम जो है इसमें देखेंगे, करेंगे। राजनीति क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग विचार है राजनीति। और किसी को लगता है राजनेताओं के जो है राजनीति को हेरफेर के साथ जोड़ते हैं, घोटाले भ्रष्टाचार के साथ जो जोड़ते हैं। कुछ के लिए राजनीति सिर्फ इसी मायने में जो है। लेकिन सोचने का ये तरीका इतना प्रचलित है कि हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को किसी भी तरह से अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तो हम कहते हैं कि वो राजनीति खेल रहा है, कहते हैं कि एक क्रिकेटर अपनी टीम में हमेशा के लिए बने रहने के लिए हेरफेर कर रहा है, या एक साथी छात्र अपने पिता की स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, या कार्यालय में सहयोगी आंख मूंद कर मालिक के साथ सहमत हो रहा है। हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति खेल रहा है, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, या मैं राजनीति से दूर रहने जा रहा हूँ। व्यवसायी और उद्यमी सिनेमा सितारे, क्या राजनीति एक अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें दूर रहना चाहिए और छुटकारा पाना चाहिए? यह एक सार्थक गतिविधि है जिससे हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए संलग्न करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति स्वार्थ की खोज से जुड़ी हुई है। हमें ये महसूस करने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। बिना राजनीति के आप कोई नहीं रह सकता। अगर तुम राजनीति नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ राजनीति होगी। ये जो है किसी भी फिलोसोफर के बारे में मतलब जानने से पहले हम इस बातों का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर है जो दर्शन शास्त्री है, उन्होंने बहुत सारे राजनीति के लिए मतलब उदाहरण कहे हैं। अगर तुम्हारे साथ राजनीति हो रही है इसका मतलब तुम राजनीति नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। महात्मा गांधी ने भी एक बार देखा था कि राजनीति जो कहते देखा है बार देखा था कि राजनीति हमेशा आपके कुंडल की तरह ढकती है और इसके साथ कुश्ती करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी समाज किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन और निर्णय के लिए बिना मौजूद नहीं हो सकता। एक समाज को खुद को बनाए रखना चाहता है, उसे सपने अपने सदस्यों की ज़रूरत और हितों का ध्यान में जो है रखना चाहिए। राजनीति की सरकार के मामलों तक सीमित नहीं है। वास्तव में सरकार जो करती है वो प्रासंगिक होता है, क्योंकि लोगों के जीवन में कोई अलग अलग तरीकों से जो है राजनीति प्रभावित करती है। क्योंकि सरकार के कार्य हमें गहराई से प्रभावित करते हैं, इसलिए हम सरकार ये क्या करती है इस पर गहरी दिलचस्पी लेते हैं। हम अपनी मांगों को स्पष्ट करने के लिए सिंग बनाते हैं और अभियान चलाते हैं। हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और उन साक्ष्यों को आकार देने की कोशिश करते हैं। जो आकार अपनाती है राजनीति, जब हम सरकारी नीतियों से असहमत होते हैं जो तो हम अपनी सरकारों को मौजूद कानूनों को बदलने के लिए राजी करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। हम अपनी मांगों को स्पष्ट करने के लिए संघ बनाते हैं और अभियान चलाते हैं, मतलब झुंड बनाकर लोग रहते हैं। हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और उन लक्ष्यों को आकार देने की कोशिश भी करते हैं जो सरकार अपनाती है। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम अपनी सरकार को मौजूदा कानूनों को बदलने के लिए राजी करने के लिए विरोध और प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। सभी शक्तियां राजनीति के कारण लोगों के लिए उपलब्ध है। संक्षेप में राजनीति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि हमारे और समाज के लिए उचित और वांछनीय होने के अलग अलग दर्शन हैं। तो यह एक दो तरह की प्रक्रिया है। एक स्तर पर इसमें शामिल है कि सरकारें क्या करती है और वे लोगों को आकांक्षाओं से संबंधित कैसे संबंधित है। दूसरे स्तर पर ये शामिल लोगों के निर्णय के लिए संघर्ष करते हैं और प्रभावित करते हैं निर्णयों को। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों से बंधित है जो एक व्यवस्थित तरीके से संविधान, सरकारों और सामाजिक जीवन को आकार देते हैं। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करते हैं या करता है। लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक होते हैं? क्या हमने पहले से स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल नहीं किया है? हालांकि भारत
आज़ाद और स्वतंत्र है। स्वतंत्रता और समानता के बारे में सवाल उत्पन्न होने समाप्त नहीं हुए। आज भी जो है स्वतंत्रता के बारे में सवाल उत्पन्न होते हैं। कोचिंग क्लासेस के बच्चे जिनके मन में कई बार सवाल आते हैं कि हम सच में आज़ाद हुए हैं, नौकरी के लिए कितनी मगजमारी है, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, हालांकि समान अधिकारों के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में समानता मौजूद हो सकती है, यह आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों में समान सीमा तक मौजूद नहीं हो सकती है। लोग समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जाति या गरीबी के कारण सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को समाज में एक विशेष अधिकार प्राप्त स्थान हो सकता है, जबकि अन्य बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित हो सकते हैं। कुछ अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे हासिल करने में सक्षम होते हैं, जबकि कई स्कूलों में जाने से भी असमर्थ होते हैं, जिसमें भविष्य में उनकी अच्छी नौकरी हो सके। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी एक दूर का सपना है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी होती है, हम हर समय नई व्याख्याओं का सामना क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए, आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए न्यायालयों द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या की गई। नए कानून के माध्यम से सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। समाज अक्सर नई चुनौतियों का सामना करते हैं जो नई व्याख्याएं उत्पन्न करते हैं। तीसरा, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, हम स्वतंत्रता के नए आयामों के साथ साथ स्वतंत्रता के नए खतरों को खोज कर सकते हैं। आज के खतरे साइबर हमले की तरह है, लेकिन ये संविधान के निर्माण दौरान मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार तकनीक आदिवासी संस्कृतियों या वनों की रक्षा के लिए दुनिया भर में एक दूसरे के साथ नेटवर्क को कार्यकर्ताओं के लिए आसान बना रही है। सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन यह आतंकवादियों और अपराधियों को नेटवर्क के लिए भी सक्षम बनाता है। परिणाम स्वरूप नेट का उपयोग करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इस बारे में सवाल उठते जाते हैं। आपराधिक मानसिकता अभ्यास के लिए राजनीतिक सिद्धांत लाना अपने अभ्यास में किस तरह इसे लाया जा सकता है। इस पाठ्य पुस्तक में जो है हम अपने आपको राजनीतिक सिद्धांत के एक पहलू तक सीमित रखते हैं, जो राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व से संबंधित है, जिन्हें हम स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और इतने पर परिचित होते हैं। जब हम किसी विषय पर बहस या तर्क करना शुरू करते हैं तो हम आप तौर आमतौर पर इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे मायने रखता है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों ने पूछा है कि स्वतंत्रता या समानता क्या है और विविध परिभाषाएं प्रदान की है। लोग अक्सर दुकानों या डॉक्टर के प्रतीक्षालय या सरकारी कार्यालयों में कतार में कूदते हैं। हम इस पर नाराजगी जताते हैं क्योंकि हम सभी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए समान अवसर चाहते हैं, जिसके लिए हम भुगतान कर रहे हैं। वही अगर पुराने और विकलांगों के लिए अलग अलग काउंटर होता है तो हम समझते हैं कि इस तरह के विशेष उपचार को उचित ठहराया जा सकता है। समानता को समझने के लिए हमें सभी मापदंडों या परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है, समझ बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई गरीब लोग दुकान या डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये उचित नहीं है कि समाज में कुछ सदस्य अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए समानता में किसी प्रकार की निष्पक्षता शामिल होनी चाहिए ताकि लोग अपने आर्थिक कारकों द्वारा अनुचित रूप से शोषित और वंचित न हो। ऐसे कई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते उन्हें क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। भले ही भारतीय संविधान सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार औपचारिक बना हुआ है। फिर से सरकार को ऐसे बच्चों और उनके माता पिता के लिए और अधिक करना चाहिए ताकि वे स्कूल जाने के लिए सक्षम हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता का हमारा विचार काफ़ी जटिल है। यदि हम कुछ विकलांग से ग्रस्त है तो हम विशेष प्रावधान चाहते हैं। जब हम बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते तो समान अवसर प्राप्त नहीं होते। हमें स्कूल जाने या संसाधनों के उचित विवरण, नौकरियों, अच्छी मजदूरी, सब्सिडी वाले अस्पतालों आदि जैसे सक्रिय उपायों के माध्यम से मदद करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ एजेंसियों को जिम्मेदार बनाया जाए। इसलिए हमारे पास कई परिभाषा है क्योंकि समानता का अर्थ संदर्भ पर निर्भर है। समानता के मामले में इसलिए अन्य अवधारणाओं के भी मामले, राजनीतिक सिद्धांतकार रोजमर्रा की राय, बहस के संभावित अर्थों और नीति के विकल्पों पर जोर देते हैं। स्वतंत्रता, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता कुछ ऐसी अवधारणाएं होती है जिनकी चर्चा हम जो है नीचे दिए गए अध्यायों में करेंगे। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो हम देखते हैं
अगर हमारे पास राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं? आवश्यकता है? क्या राजनीति का अभ्यास करने वाले नेताओं के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, या नौकरशाहों के लिए नीतियां बनाते हैं, या राजनीतिक सिद्धांत सिखाने वाले के लिए होती है? ये संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकीलों और न्यायाधीशों के लिए, या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के लिए जो शोषण का खुलासा करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं? स्वतंत्रता या समानता का अर्थ जानने के बाद हम हाई स्कूल के छात्र क्या हासिल करते? सबसे पहले, उपरोक्त सभी लक्षित समूहों के लिए राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। दूसरी बात, हम सब वोट के हकदार नागरिक बनने और अन्य मुद्दे तय करने के लिए जा रहे हैं। जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थानों का एक बुनियादी ज्ञान होना सहायक होता है जो हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देते हैं। यदि हम बस मनमानी करना पसंद करते हैं तो हम बहुत प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हमें अपने सामान्य हितों पर चर्चा करने और व्यक्त करने के लिए नए मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन में सार मुद्दे नहीं होते हैं। हम परिवार और स्कूल और कॉलेज और शॉपिंग मॉल आदि विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करते हैं। हम खुद उन लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं जो हमसे अलग होते हैं। यदि हम प्रताड़ित महसूस करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसका निवारण हो, और अगर इसमें देरी हो तो हमें लगता है कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हमें विशेषाधिकार प्राप्त है तो हम इस बात से इनकार करते हैं कि कोई अत्याचार है। बस अधिक ध्यान से देखने पर हम अपने विचारों और भावनाओं में उदारवादी हो जाते हैं। अंत में छात्रों के रूप में वाद विवाद और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आनंद लेते हैं। हमारे पास इस बारे में राय है कि क्या सही है या गलत, सिर्फ अन्यायपूर्ण है, लेकिन यह नहीं जानते कि वे उचित नहीं है या नहीं। जब हम दूसरों के साथ बहस करते हैं तभी हम उनका बचाव करने और कारणों और तर्कों की तलाश करने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता पर व्यवस्थित सोच के लिए उजागर करता है, ताकि 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 हम अपने विचारों को पॉलिश कर सके और एक सूचित तरीके से और सामान्य हितों के लिए बहस कर सके। तर्कसंगत रूप से बहस करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने के ऐसे कौशल वैश्विक सूचनात्मक क्रम में बड़ी संपत्ति होने की संभावना होती है। अध्याय 2। अब हमने पहला अध्याय जाना कि हमें क्यों जो है मतलब क्या है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है दोस्तों। समरी हमने कर ली है राजनीतिक सिद्धांत की। अब जो है हमें स्वतंत्रता के बारे में जानना है। स्वतंत्रता क्या है क्या नहीं, 2 अध्याय लेके हम जो है छोड़ देंगे। ये देखो स्वतंत्रता। इस अध्याय में हम निम्नलिखित कर सकते हैं। व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता के महत्व समझना, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक आयामों के बीच अंतर स्पष्ट करना। हानि सिद्धांत शब्द से अभिप्राय क्या है? द आइडियल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम अंग सन साउकी। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल के पहले 18 साल क्रूर रोबेन द्वीप जेल में बिताए। रंगभेद संस्थागत नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो 1948 के दशक से 1990 के दशक तक इंपीरियल लाभ के लिए दक्षिण अफ्रीका में जो है मौजूद थी। यह बेस्कैपा श्वेत वर्चस्व पर आधारित सत्तावादी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता थी। रंगभेद के तहत गैर सफेद दक्षिण अफ्रीकी आबादी का एक हिस्सा गोरों से अलग क्षेत्रों में रहने और अलग अलग सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होंगे। जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने सुनिश्चित किया सभी श्वेत और अश्वेत को समान माना जाएगा और उन्हें समान स्वतंत्रता मिलेगी। वह काफी दूरदर्शी थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी, अब अश्वेत सत्ता में है और यह संभव होगा। वह बहुत दूर तक देखा गया था और भविष्यवाणी की अब काले सत्ता में है और संभव होगा कि अब श्वेत द्वारा अश्वेतों को समान माना जाएगा। इसलिए उन्होंने नियम बनाए कि सभी धार्मिक और नस्ल की अपनी स्वतंत्रता है और समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। मतलब जब लोग गोरे वर्ण के लोगों के साथ पास सत्ता थी तो उन्होंने अश्वेत मतलब काले लोगों को उन्होंने न्याय नहीं दिया, लेकिन जब काले लोगों को या अश्वेत लोगों के पास सत्ता आई तो नेल्सन मंडेला ने उन्हें जो है अपने समान रूप में मानने से मतलब स्वीकृति दी। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि सभी धार्मिक और नस्ल की अपनी स्वतंत्रता है और समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। अब
अंग सान सू की के बारे में हम जाएंगे। वो म्यांमार की एक कार्यकर्ता थी, उन्होंने फ्रीडम ऑफ फियर नामक पुस्तक लिखी है 1991 में। द लेडी, जैसा कि आंग सान सू की को जाना जाता है, इन्हें नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब उनके जीवन पर फिल्म द लेडी नाम से आ रही है। उनके जीवन पर एक फिल्म आई है द लेडी नाम से, आप उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे जो मतलब कार्यकर्ता है जो स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, उनके बारे में हमें पता होना अच्छा है यूपीएससी के लिए। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव है। हालांकि बाधाओं का अभाव स्वतंत्रता को केवल एक आयाम को बताता है। स्वतंत्रता लोगों को स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने और अपनी क्षमता विकसित करने की क्षमता का विस्तार करने के बारे में भी होती है। तो इस पर एक सवाल भी बना है यूपीएससी में, मैंने वो सवाल अभी नहीं लाया यहाँ पे दोस्तों, बाद में बताऊंगा। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता, संवेदनाओं और क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बाधाओं या प्रतिबंधों की कुल अनुपस्थिति का आनंद लेने की उम्मीद नहीं कर सकता है। उचित प्रतिबंध होना चाहिए यह समझने के लिए कि कौन सी सामाजिक बाधाएं आवश्यक है। स्वतंत्रता पर विचार विमर्श के लिए व्यक्ति और समाज या समूह, समुदाय या राज्य के बीच मुख्य संबंधों को देखने की जरूरत है जिसके भीतर उसे रखा गया है या रखी गई है। एक स्वतंत्र समाज एक स्वतंत्र समाज वह है जो किसी को न्यूनतम बाधाओं के साथ किसी के हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ये कारण और निर्णय की व्यक्तिगत शक्तियों की अभ्यास की अनुमति देता है। बाधाओं के स्रोत: सरकार, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बल द्वारा लगाया जा सकता है या उन्हें सरकारों द्वारा कानूनों के माध्यम से लगाया जा सकता है जो लोगों पर शासकों की शक्ति को लागू करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता पर बाधाएं जाति व्यवस्था में निहित सामाजिक असमानता के परिणाम स्वरूप हो सकती है या जो किसी समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानताएं से उत्पन्न होती है। इस बाधाओं की आवश्यकता क्यों है? समाज अराजकता में उतर जाएगा। ऐसे कई कारण हैं जिनमें असहमति एक ऐसे समाज में विकसित हो सकती है जो खुद को खुले संघर्ष के माध्यम से व्यक्त कर सकती है। इसलिए हर समाज को हिसाब से नियंत्रित करने के और विवादों को निपटाने के लिए कुछ तंत्र की या प्रशासन की आवश्यकता होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्वतंत्रता पर कौन सी बाधाएं आवश्यक है और उचित है और कौन सी नहीं। किस तरह का अधिकार व्यक्ति के लिए बाहरी उचित रूप से कह सकता है, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। इसके अलावा क्या हमारे जीवन और कार्य का कोई क्षेत्र है जो सभी बाहरी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। तो हानिकारक सिद्धांत स्वतंत्रता के बारे में जो है दिया है ऑन लिबर्टी में, उनके निबंध ऑन लिबर्टी में यस मिल द्वारा दिया गया है। यस मिल जो एक दर्शन शास्त्री है, दार्शनिक है, सिद्धांत है, वो एकमात्र अंत जिसके लिए मानव जाति को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी भी संख्या की कार्रवाई की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने पर आत्मसुरक्षा होती है। यह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए किसी भी सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी इच्छा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की है। मूल रूप से वह आत्म संबंधी कार्यों के बीच अंतर करता है, अर्थात उन कार्यों में जिनके परिणाम केवल व्यक्तिगत अभिनेता और किसी और के लिए नहीं होते हैं और अन्य क्रियाओं के बारे में, अर्थात वे क्रियाएं जिनके परिणाम दूसरों के लिए भी होते हैं। पूर्व में राज्य या किसी अन्य बाहरी प्राधिकरण के पास हस्तक्षेप करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है, जबकि बाद में बाहरी हस्तक्षेप के लिए कुछ मामले हैं। हालांकि जैसे कि स्वतंत्रता मानव समाज के मूल में होती है, एक गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह केवल विशेष परिस्थितियों में निवेश होना चाहिए। नुकसान का कारण गंभीर होना चाहिए। मामूली नुकसान के लिए मिल केवल सामाजिक अस्वीकृति की सिफारिश करता है, न कि कानून के बल की। कानून के बल पर कार्यों को रोकना तभी होना चाहिए जब कार्यों से संबंधित अन्य निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए। अन्यथा स्वतंत्रता की रक्षा की भावना में समाज को असुविधा का सामना करना पड़ता है। भारत में संवैधानिक चर्चा में इस तरह के औचित्य संबंधी बाधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द उचित प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध हो सकता है लेकिन उन्हें उचित होना चाहिए, अर्थात कारण से बचाव करने में सक्षम, अत्यधिक नहीं। प्रतिबंधित होने वाली कार्रवाई के अनुपात से बाहर नहीं, तब से यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य स्थिति पर प्रभाव डालेगा।
नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता किसी ऐसे क्षेत्र को परिभाषित करने और उसकी रक्षा को करने का प्रयास करती है जिसमें वो व्यक्ति हिस्सात्मक होगा, जिसमें वो कर सकता है, जो बन सकता है बन सकती है, जो वो करना चाहता है करना चाहती है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई बाहरी प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक न्यूनतम क्षेत्र है जो पवित्र है और जिसमें व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसे हस्तक्षेप नहीं करना होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता परंपरा गैर हस्तक्षेप के एक दृश्य क्षेत्र के लिए तर्क देती है जिसमें व्यक्ति स्वयं का खुद को व्यक्त कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता तर्क सवाल के जवाब में है, मैं किस क्षेत्र का स्वामी हूँ। इसका संबंध स्वतंत्रता से विचार को समझाने से होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध स्वतंत्रता के विचार से होता है। वे उस उत्तर के उत्तर में होता है जो मुझे नियंत्रित करता है, जिसके लिए आदर्श उत्तर मैं स्वयं को नियंत्रित करता हूँ। व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए सामग्री, राजनीतिक और सामाजिक डोमेन सकारात्मक परिस्थितियों को सक्षम करने का लाभ मिलना चाहिए। यह सकारात्मक स्वतंत्रता के क्षेत्र में होता है। बढ़ने, सीखने और विकसित करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन मुद्दों में से एक जो गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलभूत मूल्य है और इसके लिए समाज को उन लोगों से बचाने के लिए कुछ असुविधाएं उठाने के तैयार होना चाहिए जो इस प्रतिबंध करना चाहते हैं। वाल्टेर के कथन वाल्टेर के कथन को याद रखें कि आप जो कहते हैं मैं उसे अस्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु का बचाव करूंगा। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कितने गहरे प्रतिबद्ध है। लघु अवधि के लिए प्रतिबंध लगाना एक आसान उपाय होता है क्योंकि यह तात्कालिक मांग को पूरा करता है, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि एक बार जब कोई प्रतिबंध लगाना शुरू करता है तो एक प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है और हमारे जितने भी हमारे मतलब दुनिया के मुल्क है या देश है, यही जो है उनके साथ हुआ है। मतलब जितने भी संविधान है वो जो है हमें प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाने की आदत हम विकसित कर देते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बाधाएं मौजूद होती है और हम विभिन्न स्थितियों में उनके अधीन होते हैं। यदि हम स्वेच्छा से या अपने लक्ष्यों या महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता समान रूप से सीमित नहीं होती है। किसी भी स्थिति में यदि हम शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य मजबूर नहीं है तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमारी स्वतंत्रता पर रोक लगाया है। ऑन लिबर्टी पुस्तक में उन्होंने 4 कारणों को पेशकश की उन लोगों के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए जो आज गलत या भ्रामक विचार प्रकट करते हैं। पहला, कोई भी विचार पूरी तरह से झूठा नहीं होता। जो हमें झूठा प्रतीत होता है उसमें सच्चाई का एक तत्व होता है। यदि हम झूठे विचारों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो हम सत्य के उस तत्व को खो देंगे जो उनके पास होता है। सत्य स्वयं से उभरता नहीं होता, यह केवल विरोधी दृष्टिकोण के संघर्ष के माध्यम से है कि सत्य उभर कर आता है। विचारों का ये टकराव न केवल अतीत में मूल्यवान होता है बल्कि हर समय जारी रहने वाला होता है। सत्य हमेशा एक विचारहीन क्लीच में कम होने का जोखिम चलाता है। विचारों का टकराव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि क्यों हम दूसरों को कुछ उपयुक्त स्थान देने की आवश्यकता होती है। इस विचार पर प्रतिबंध लगाने इस रचनात्मक विकास को मदद मिलेगी। अंत में यह हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जिसे हम सत्य मानते हैं वह वास्तव में सत्य होता है। बहुत बार विचार जो पूरे समाज द्वारा एक बिंदु पर गलत माना जाता था और इसलिए बाद में नहीं सही निकलता है। एक ऐसा समाज जो उन सभी विचारों को पूरी तरह से दबा देता है जो आज स्वीकार्य नहीं है, जो बहुत मूल्यवान ज्ञान हो सकता है, उसके लाभों को खोने का खतरा है। सारांश में स्वतंत्रता हमारी क्षमता और चुनाव करने की हमारी क्षमता का प्रतीक होती है और जब हम विकल्प बनाते हैं हम भी हमारे कार्यों और उनके परिणामों के लिए जो है जिम्मेदार जो जिम्मेदारी हमें स्वीकार करनी होगी। ये सारांश में अध्याय तीसरा समानता, इसे जो है हम बाद में देखेंगे।